कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे थिंग्स फॉल अपार्ट, जो लिखा है चिनुआ अचेबी ने। अगर हम सबसे पहले चिनुआ अचेबी जो हमारे राइटर हैं इनके बारे में बात करें तो इन्होंने क्या अपनी राइटिंग के अंदर हाईलाइट किया। ही डिपिक्ट्स सफरिंग ऑफ साउथ एशिया। जो आज हम लोग नॉवल डिस्कस करेंगे थिंग्स फॉल अपार्ट, इसके आज हम लोग सिर्फ कैरेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे और बाकी मैं इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और इसका क्रिटिकल एनालिसिस, स्टोरी वगैरह वो बाकी लेक्चर्स के अंदर मैं कवर करूँगी। आज सिर्फ कैरेक्टर्स पे बात होगी और हमारे राइटर की बायोग्राफी के ऊपर बात होगी और ये बात होगी कि थिंग्स फॉल अपार्ट उन्होंने क्यों लिखा और क्या रीज़न थी, क्या मैसेज था। ये सब कुछ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ही डिपिक्ट्स सफरिंग ऑफ साउथ एशिया। असल में ये नावल उन्होंने लिखा है वेस्टर्न के रिस्पॉन्स में और ही पोर्ट्रेज द ट्रू पिक्चर ऑफ अफ्रीकन कल्चर। ऑल्सो ही डिपिक्ट्स द फ्लॉज ऑफ दोज अफ्रीकन्स जो इलिटरेट थे, जो अपने कल्चर को फॉलो नहीं करते थे, उनके बारे में। ऑल्सो ही क्रिटिसाइज द हार्ट ऑफ डार्कनेस। इन्होंने अपने कैरेक्टर्स के थ्रू उस कल्चर और लैंग्वेज के बारे में बताया जो उनकी थी और जो अब कहीं बदल गई है, ख़राब हो गई है, ठीक है। और उन्होंने इस स्टोरी के अंदर डबल ट्रेजेडीज़ दिखाई। उसके अलावा इन्होंने थिंग्स फॉल अपार्ट सिर्फ अपने फेलो नाइजेरियंस के लिए नहीं लिखा था, बट फॉर पीपल बियॉन्ड हिज नेटिव कंट्री। ही वांटेड टू एक्सप्लेन द ट्रुथ अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ लूजिंग वंस कल्चर। ज़्यादातर अचीबी ने अफ्रीका के बारे में लिखा है अपनी राइटिंग के अंदर। थिंग्स फॉल अपार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये 1958 में पब्लिश हुआ, बट इट डिपिक्ट्स प्री कॉलोनियल अफ्रीका। अचीबी चाहते थे कि वो नाइजेरियंस की ऐसी पिक्चर दिखाएं जो वो रियलिटी में है, ना कि कोई ऐसी पिक्चर दिखाएं जो वो हैं ही नहीं, जैसे बाकी ऑथर्स करते हैं। अगर हम लोग इस स्टोरी की सेटिंग देखें तो ये ट्राइबल विलेज के अंदर यूमोफिया नाम की जगह थी, वहाँ पर इसकी सेटिंग है और इस प्लेस को अचीबी ने आइबो बोला है या इग्बो बोला है, ये दोनों कहा जाता है। अगर हम लोग इनकी पैदाइश देखें तो ये 16 नवंबर 1930 में पैदा हुए और मार्च 21, 2013 के अंदर इनकी डेथ हुई। अब हम लोग बात करते हैं अपने कैरेक्टर्स के ऊपर। सबसे पहले मैं कैरेक्टर्स के ऊपर वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कैरेक्टर्स जब आप लोगों को समझ आ जाएंगे तो स्टोरी समझना ईजी होगी, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपने कैरेक्टर्स को। सबसे पहले हमारे पास कितने कैरेक्टर्स हैं? 15 कैरेक्टर्स हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन मेरे से नहीं होगी, किसी किसी की हो जाएगी, किसी किसी की नहीं होगी, क्योंकि ये आई थिंक नाइजेरियन पीपल के नाम हैं, तो इनकी प्रोनाउंसिएशन मेरे से नहीं होगी। मैं आपको वैसे दिखा दूंगी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अकोनको का कैरेक्टर है। इनके बारे में हम बात करते हैं। अकोनको एक इन्फ्लुएंशियल लीडर था क्लैन का, जो इसकी क्लैन थी। यूमोफिया में आइबो ट्राइब जो था अकोनको का, वहाँ इसको रोरिंग फ्लेम के नाम से जाना जाता था। अकोनको ने एक किस्म का अपना रोब रखा हुआ था अपने ट्राइब के ऊपर और अपनी फैमिली यूनिट में भी। ये हार्ड वर्किंग मैन था। कभी कोई वॉर वगैरह होती, उनमें इसके स्किल्स जो थे, जो यूज़ ऑफ स्किल्स थे इसके, उसकी वजह से इसको हाई स्टेटस मिला अपनी क्लैन के अंदर। उसके अलावा ये वेल्दी सक्सेसफुल पर्सन था और इसकी 3 वाइफ्स थी, मतलब 3 बीवियाँ थी, 3 शादियाँ की थी इसने। अब अगर हम इसकी अपीयरेंस पर बात करें तो ह्यूज बिल्ट मैन था ये, बुशी आईब्रोज थी एंड वेरी ब्रॉड नोज ही हैव। वो ऐसे सांस लेता था लाइक अ ड्रैगन रेडी टू एक्सप्लोड। ये सारी उसकी अपीयरेंस के अंदर लिखी हुई बातें, ठीक है। अकोनको ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस चीज़ में गुजारी कि वो अपने फादर की तरह नहीं बनना चाहता था। उसके फादर जो थे वो एक वीक पर्सन थे, लेज़ी थे और सब लोग उसको अगे बाला इस नाम से पुकारते थे, ठीक है, उसकी ट्राइब के अंदर। इनके ट्राइब के अंदर एक चीज़ थी कि ये हर एक को कोई ना कोई टाइटल देते थे। तो इनके जो फादर थे उनको ये वाला इन लोगों ने टाइटल दिया था लेज़ी पर्सन का, ठीक है। अब अकोनको को इस चीज़ का डर था कि उसके ट्राइब के लोग उसे भी उसकी फादर की तरह ना समझें और वो कोशिश करता रहता था हर वक्त कि वो स्ट्रॉन्ग दिखे और उसके फादर की कोई भी वीकनेस उसके अंदर ना दिखे। वो कभी लव नहीं शो करवाता था और हार्ड वर्किंग करता रहता था और हार्ड वर्किंग के रिजल्ट्स में जो उसको चीज़ें मिलती थी उन पर भी वो अपनी खुशी का इजहार नहीं करता था कभी भी। मतलब वो केयर वगैरह और इस तरह के टॉलरेट वगैरह करना किसी के साथ, इस तरह के इमोशंस वो शो ही नहीं करवाता था।
क्यों? ताकि कोई मुझे वीक ना समझे। वो अपनी वीकनेस को छुपा कर रखता था, ठीक है। और ये उसका सबसे बड़ा फ्लॉ था, ट्रेजिक फ्लॉ भी था, और उसका डर भी था कि वो अपने बाप की तरह वीक नहीं दिखना चाहता था। इसके अलावा इसने अपनी फैमिली के अंदर स्ट्रिक्ट रूल्स बना कर रखे हुए थे। वो चाहता था कि हर कोई उसकी बात माने, कमांड फॉलो करे। और ही इज़ एन एक्सट्रीमली प्राउड मैन। ट्राइब उसको पावरफुल मैन के नाम से जानते थे। वो लोग अकोनको को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे बिकॉज ऑफ हिज अचीवमेंट। अकोनको जो था वो अपने पूरे ट्राइब में पावरफुल मैन था, और इतना पावरफुल था कि एवरेज मैन भी जो होता है ना पावर में, उससे भी बहुत ज़्यादा। जब वो यंग था तब वो रेसलिंग टाइप जो चीज़ें थी उनके अंदर ये हिस्सा लेता था, पार्टिसिपेट करता था, और काफ़ी फाइटर्स को इसने हराया भी। इसके पास दो किस्म की फील्ड्स भी थी जो फुल ऑफ जाम्स थी, और वहाँ पर ट्राइब के अंदर ये एक बहुत बड़ी पावर की बात होती है कि इस तरह की फील्ड हो आपके पास और फुल ऑफ जाम्स हो, ठीक है। मतलब उसके पास हर वो चीज़ थी जिससे लोग इसको पावरफुल मैन समझते थे। एक टाइटल इसको रोरिंग फ्लेम का मिला हुआ था, और एक टाइटल इसको द ग्रेटेस्ट वॉरियर अलाइव का मिला हुआ था। इसके अलावा इसका ट्रेजिक फ्लॉ मैंने आपको बताया कि ही इज़ टेरिफाइड ऑफ लुकिंग वीक लाइक हिज फादर। इसके अलावा इसका जो रेस्टली बिहेव था अपनी फैमिली के साथ, दैट ब्रिंग्स अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल एंड सॉरो अपॉन हिज फैमिली। ये सारी बातें थी अकोनको के बारे में कि वो किस किस्म का शख्स था और क्या उसका ट्रेजिक फ्लॉ था। बाकी आपको स्टोरी में बताऊंगी तो उसके अंदर आपको कैरेक्टर्स और क्लियर हो जाएंगे। ये मैंने कैरेक्टर्स इसीलिए डिटेल में बता रही हूँ ताकि आप लोगों को स्टोरी की सही समझ आए। नेक्स्ट हमारे पास इनका कैरेक्टर है, आई डोंट नो इनको कैसे प्रोनाउंस करना है, लेकिन ये बॉय है, लड़का है, ठीक है। ये एक लड़का था अकोनको, जो नेबरिंग विलेज ने इनको दिया था अकोनको को। क्यों दिया था? पीस ऑफरिंग के तौर पर। दोनों ट्राइब्स में लड़ाई हुई थी। क्यों हुई थी? कि जो अकोनको का विलेज था उनकी एक यूमोफियन गर्ल मर गई थी। उसके बदले में ये मैन आया था, बॉय था, छोटा बच्चा था, अकोनको को दिया गया था उस लड़की के बदले में, ओके। ये लड़का अकोनको की फर्स्ट वाइफ के हट में रहता था, और देखते ही देखते वो सब में मशहूर होने लग गया। वो एडजस्ट हो गया इजीली इनकी फैमिली के अंदर, और इनर्जेटिकली वो तमाम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने लग गया। ही अर्नड एवरीवन्स लव एंड रिस्पेक्ट बिकॉज ही इज़ सो लाइवली एंड टैलेंटेड। ये लड़का 2 इयर्स ओल्डर था कॉनको के अपने बेटे नॉय से। ये लड़का बहुत कुछ जानता था दुनिया के बारे में। ही कैन आइडेंटिफाई बर्ड्स, मेक फ्लोट्स, स्टोरीज सुनाता था बहुत ज़्यादा। उसके अलावा इसको पौधों की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी कि कौन सा दरख्त अच्छी कमान बना सकता है। इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड बो, जो तीर कमान होते हैं ना, शूटिंग वेपन्स, उनकी इसको बहुत ज़्यादा मालूमात थी कि कौन से दरख्त की अच्छी बन सकती है। अकॉन को अपने बेटे को एज एन एग्जाम्पल इस लड़के के बारे में बताता था, और उस लड़के को अकॉन को अप्रिशिएट भी करता था। इस लड़के ने नॉय के साथ भी क्लोज रिलेशनशिप डेवलप कर लिया था। 3 साल से ये लड़का कॉनको के साथ रह रहा था। कॉनको को जो खूबियाँ अपने बेटे में देखनी थी, उसने वो तमाम खूबियाँ इस लड़के में देखी। अब 3 साल के बाद क्या होता है कि ओरेकल ऑफ द हिल्स एंड केव, ये इनकी तरफ से एक ऑर्डर आता है कि इस लड़के को मार दिया जाए, क्योंकि इस लड़के ने हमारी लड़की, जो हमारी ट्राइब की लड़की मरी है, उसके बदले में ये लड़का आया है, तो अब इसको भी मार देना चाहिए। 3 साल के बाद ये बड़ा हो गया इतना कि इसको मार दिया जाए अब। तो इस लड़के की डेथ बहुत फॉर रीडिंग कंसिक्वेंस लेकर आई एक स्टोरी के अंदर। ये हम लोगों को स्टोरी पढ़ते हुए पता चलेगा। नेक्स्ट हम लोग के पास कैरेक्टर है नॉय का। ये अकोनको का बेटा था, ठीक है। इसका बेटा जो था इसको हमेशा डिसअपॉइंट करता था अकोनको को। अकोनको बिलीव्स हिम वीक एंड लेज़ी। अकोनको का ये ओल्डेस्ट सन था, और इसको अकोनको बहुत मारता था कि वो अपनी फॉल्ट्स को करेक्ट करे, ठीक है। नवाय में वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो इसके ग्रैंडफादर में थी। अकोनको को डर था कि इसका अपना बेटा उसका नाम ख़राब कर देगा, जो अकोनको ने काफ़ी मेहनत करके बनाया है। नवाए अपनी माँ की कंपनी में रहता था ज़्यादातर, और उसकी माँ उसको स्टोरीज़ सुनाती थी, और वो स्टोरीज़ इंजॉय करता था। नवाए को अपने ट्राइब के कल्चर और लॉज कुछ खास पसंद नहीं थे। वो क्वेश्चन करता था और डिस्टर्ब रहता था अपने ट्राइब के कस्टम की वजह से। अकोनको जो था वो इसको मारता था। इस चीज़ ने नवाए को उससे दूर कर दिया, और वो मोस्टली अनहैप्पी रहने लग गया। जब ये बच्चा आता है इनकी फैमिली के अंदर, तो इनके साथ जब वो आके रहने लग जाता है, तो नवाए की और इसकी, इन दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजनेस हो जाती है। और नवाए जो है इसकी कंपनी में रहने से बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, और वो वैसे एक्ट करने लग जाता है जैसे अकोन को चाह रहा होता है, ठीक है।
लेकिन अब ट्विस्ट क्या आता है कि जब इसकी डेथ हो जाती है उसके बाद नुआए जो है बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस फील करने लग जाता है, क्योंकि नुआए और इन दोनों में इतनी क्लोजनेस हो गई थी कि ये दोनों जैसे भाई हों। अब इसकी डेथ के बाद नुआए जो था वो बहुत ज़्यादा एम्प्टी फील करने लग गया था, और वो सेम ओल्ड सेम जैसे था वो वैसे ही हो जाता है दोबारा, और वो क्वेश्चंस करता है अपने ट्राइब के कस्टम्स के ऊपर, और ट्राइब के पास इसके क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं होता। आफ्टर दैट ही कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों के पास कौन सा करेक्टर है, नुआई की मदर का। ये अकोनको की फर्स्ट वाइफ थी, और ये काफ़ी वाइज थी और ट्राइब के कस्टम्स को समझती थी, और वो ये भी जानती थी कि उनके अपने बेटे जो हैं वो ऐसे इमोशंस शो नहीं करवा पाएंगे जो ट्राइब्स चाह रहा है। तो वो अपने बच्चों को स्टोरीज सुनाती थी जिसमें पिटी और फॉरगिवनेस के एलिमेंट्स होते थे। वो अपनी फैमिली में पीस रखने के लिए अकोनको से झूठ भी बोलती थी, और बाकी वाइफ्स को अकोनको के गुस्से से बचाने की भी कोशिश करती थी। नेक्स्ट हमारे पास इनका कैरेक्टर है, इनका भी नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकूँगी, आई एम सॉरी। ये कैरेक्टर जो है ये अकोनको का बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, मेल है ये भी अकोनको की तरह एक थिंकिंग मैन था, और इसने अकोनको की बहुत ज़्यादा मदद की। जब अकोनको को स्टोरी के अंदर हम लोग को पता चलेगा कि अकोनको को निकाल दिया जाता है ट्राइब से, तो जब वो एग्ज़ाइल हो जाता है तब भी ये बहुत मदद करता है उसकी, और ये न्यूज़ेस देता है आके बहुत ज़्यादा अकोनको को ट्राइब के बारे में, क्योंकि वो ट्राइब में खुद तो था नहीं अकोनको, तो उसके पीछे से जो जो हो रहा था ये सारी न्यूज़ेस आके अकोनको को देता है। उसके अलावा हम लोगों को पता चलता है स्टोरी के अंदर ही कि मिशनरीज़ आए हैं, कुछ वाइट पीपल आए हैं, इंग्लिश मैन आए हैं, वो आकर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। तो इसी बंदे ने आकर अकोनको को बताया सब कुछ इसके बारे में। ठीक है, और अकोनको को इसने ये भी बताया कि तुम्हारा अपना बेटा जो है वो क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ली है। और अकोनको जब 7 साल की अपनी सज़ा काट कर वापस आता है तो यही बंदा जो इसका फ्रेंड है ये इसको 2 हर्ट्स बना कर देता है। इन शॉर्ट कदम कदम पर ये उसके साथ ही था। ठीक है, ये इसका बेस्ट फ्रेंड था। नेक्स्ट हम लोग के पास करेक्टर है मिस्टर ब्राउन का। ये एक वाइट पर्सन थे, और ये फर्स्ट वाइट मिशनरी थे जो यूमोफिया आए, और उन्होंने अपनी काम नेचर और पेशेंस के थ्रू क्लैन की तरफ से रिस्पेक्ट हासिल कर ली। उन्होंने ना तो ट्राइब के कस्टम पर कोई अटैक किया, और ना ही उन्होंने किसी को ज़ोर दिया कि वो आकर उनको फॉलो करे। ठीक है, इनकी नेचर बहुत अच्छी थी। इन्होंने सिंपल क्या इंट्रोड्यूस करवाई, एजुकेशन। इन्होंने एजुकेशन की ऑफ़र दी यूमोफियंस को और उनके बच्चों को। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ हेल्थ रीज़न की वजह से इनको जाना पड़ा। इनके बाद आए डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। ये भी उसी वक्त आए थे जब मिशनरीज़ आए थे, और ये और इनके लोग ट्राइब के हेटर्स का सबब बने, क्योंकि ये एरोगेंट थे और ट्राइब के कस्टम्स को ये लोग बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते थे और इसकी तरफ बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट शो करवाते थे। नेक्स्ट हमारे पास करेक्टर आ रहा है एक्विफी का। ये हैं अकोनको की वाइफ, सेकंड वाइफ, और इनकी एज थी 45, और ये कहा जाता है बहुत खूबसूरत थी। और उसके अलावा जब अकोनको यंग था, रेसलिंग कंपटीशन इसने किया था, तो शी फेल इन लव विद हिम। उसके अलावा इनकी खूबसूरती की वजह से इनको क्रिस्टल ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। ये करेजियस और स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमेन थी, और अपनी लाइफ में मुसलसल डिसअपॉइंटमेंट और बिटरनेस को ओवरकम कर रही थी। इनके 10 बच्चे थे, लेकिन इनके सब बच्चे मर जाते हैं सिवाय एक के, जो इनकी बेटी होती है एजिनमा। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास इनका है। ये मिस्टर ब्राउन के मिशन में इनके साथ आए थे और काफ़ी पुरजोश इंसान थे। ठीक है, ये भी एक इंग्लिश मैन थे। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर आ रहा है इनका। ये ओल्डेस्ट मैन थे विलेज के, और एक नोबल वॉरियर थे। यही वो बंदा था जिसने अकोनको को बताया कि ट्राइब ने डिसाइड किया है कि वो इसको, ये जो बच्चा था, इसको मार दिया जाए। ठीक है, इन्होंने वार्न भी किया था अकोनको को कि तुमने इसकी डेथ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना, क्योंकि ये तुम्हारे घर रहा था, तुम्हारी कोई क्लोजनेस हो गई होगी इसके साथ, तो इसको तुम मारो अच्छा फील नहीं होगा, इसलिए तुम जो हो इसकी डेथ से दूर रहना, इसको और लोग मार देंगे, तुम नहीं मारना। इसने वार्न किया था। उसके अलावा इन्होंने, जब इनकी डेथ होती है, इनके बेटे को एक्सीडेंटली अकोनको मार देता है, किल कर देता है। ठीक है, एक कत्ल हो जाता है अकोनको के हाथ से। जब वो कत्ल हो जाता है तब अकोनको को वही सेम वार्निंग याद आती है जो इन्होंने दी थी इसको मारते वक्त। ठीक है, उसके अलावा इनकी डेथ एनिवर्सरी पर इनको लॉर्ड ऑफ द लैंड कहा गया। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर आ रहा है एजेनमा का। ये अकोनको की सेकंड वाइफ की बेटी थी, मतलब इनके ज़िंदा रहने की वजह ये है एजिनमा, इनकी बेटी। ठीक है,
अब कहा जाता है कि अज़िन्मा जो थी वो एक्विफ़ी का प्राइड थी, उसकी जॉय थी, उसकी हैप्पीनेस थी। मतलब 10 बच्चे थे, 10 के 10 मतलब मर गए, उनमें से एक ये बची। तो ये जो थी इसका गरूर थी, एक तरह से हम कह सकते हैं। उसके अलावा अज़िन्मा जो थी वो कहा जाता है कि बिल्कुल अपनी माँ की तरह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अकोनको जो था इसकी बहुत ज़्यादा फ़ेवर करता था, क्योंकि अज़िन्मा वाहिद एक ऐसी लड़की थी जो अपने बाप को, अपने फ़ादर को समझती थी, उसके मूड्स का पता चल जाता था उसको, और हम लोगों को एक फ़ादर और डॉटर का एक स्पेशल बॉन्ड भी दिखता है। उसके अलावा अकोनको जो था उसको एक चीज़ का रिग्रेट था अज़िन्मा को लेके। वो किस चीज़ का? वो चाहता था कि अज़िन्मा लड़की नहीं लड़का होती, वो मेरा बेटा बनकर पैदा होती, बेटी नहीं। ठीक है, ये अज़िन्मा के बारे में था। नेक्स्ट हम लोग के पास कैरेक्टर आ रहा है इनका। ये अकोनको की थर्ड वाइफ हैं और यंगेस्ट थी, और ये ऐसे काम करती थी जिससे कौनको को लाजमी गुस्सा आता था और घर का माहौल ख़राब हो जाता था। नेक्स्ट हमारे पास करेक्टर आ रहा है रेवरेंड जेम्स स्मिथ का। ये जो थे वाइट मैन थे, ये आए थे मिस्टर ब्राउन की रिप्लेसमेंट में। मिस्टर ब्राउन को याद है ना कि हेल्थ रीज़न की वजह से जाना पड़ा था, तो इनकी जगह ये आए थे। अब मिस्टर ब्राउन का तो हम लोगों को पता है कि वो काम थे, वेल मैनर्ड थे और पेशेंस बहुत ज़्यादा थी उनके अंदर, लेकिन ये जो थे ये बिल्कुल मिस्टर ब्राउन से उलट थे। एरोगेंट मैन था, एंग्री पर्सन था, और ये चाहता था बस हर कोई मेरी बात माने। ठीक है, ये बिल्कुल मिस्टर ब्राउन के उल्ट था, और तमाम लोग इसकी डिसरिस्पेक्ट करते थे, इससे नफ़रत करते थे, जबकि इसको सब पसंद करते थे, मिस्टर ब्राउन को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर कौन सा आ रहा है? इनका आ रहा है, ये प्रोनाउंस होगा, आई एम सो सॉरी। ये एक वर्दी पर्सन था ट्राइब का, और ये वो पहला बंदा था जिसने होली कम्युनियन को एक्सेप्ट किया जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने ऑफ़र दी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों के पास लास्ट कैरेक्टर है यूनोका का। ये कौन है? ये कोनको के फादर हैं। इनके बारे में अगर हम लोग देखें तो इन्होंने एक तरह से आइबो कल्चर को रिप्रेजेंट किया है। लेक ऑफ एम्बिशन था इनके अंदर, सेंसिटिव टू पीपल थे और नेचर थे। इनको नेचर बहुत पसंद थी, ये मौसमों के बदलने पर खुश होते थे और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। ऑल्सो ही इज़ गिफ्टेड म्यूजिशियन एंड लव फेलोशिप। उसके अलावा ये टॉल थे और अपनी फ्लूट बजाते थे और खुश रहते थे इसके अंदर। उसके अलावा ये जो ट्राइबल कस्टम थे ना उससे बेजार थे। ही इज़ फ्राइटन, सिकन एंड बोर बिकॉज ऑफ ट्राइबल कस्टम्स। इनको वार वगैरह पसंद नहीं था, ब्लड शेड नहीं पसंद था, ये अमन व अमान चाहते थे बस। इसके अलावा ये सिर्फ म्यूज़िक प्ले करते रहते थे और काम पर इनका कम ही ध्यान होता था, जिसकी वजह से इनकी फैमिली ज़्यादातर भूखी रहती थी और मीन्स ऑफ लिविंग इनके पास नहीं थी। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा उधार लेते थे अपने नेबर से, और ही डाइज़ इन डिस्ग्रेस ओइंग एवरीवन एंड होल्डिंग नो टाइटल। अब हम लोगों को पता चला कि ओनोका इसके फादर अकोनको के कैसे थे, और अकोनको क्यों डरता था कि वो अपने फादर की तरह नहीं बनना चाहता, क्योंकि जब वो मरा तो उसके पास कोई टाइटल नहीं था और बहुत ज़्यादा वीक और लेज़ी पर्सन था, और हर कोई इसको अच्छी नज़र से नहीं देखता था। जबकि अकोनको जो था इसने बहुत मेहनत की, हार्ड वर्क किया और इसने बहुत नाम कमाया। ठीक है, और ये कोई इमोशन शो नहीं करवाता था सिर्फ इसी वजह से कि उसको भी उसके फादर की तरह ना समझा जाए। ठीक है, ये हम लोगों के कैरेक्टर एनालिसिस था। आज का लेक्चर इतना ही। होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट मैं आप लोगों को इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताऊंगी, साथ में आप लोगों को क्रिटिकल एनालिसिस भी करके दिखाऊंगी, और कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स के थ्रू आपको स्टोरी तो क्लियर हो ही गई होगी, लेकिन मैं फिर भी स्टोरी दोबारा बताऊंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।